नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और यह किस प्रकार कार्य करता है। तो सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो सर्वप्रथम हेडिंग डालिए सभी ने, देखो हेडिंग डालने के बाद देखो प्रकाश का अपवर्तन। देखो क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती। क्या हो जाती है? अब से अपने पथ से विचलित का मतलब थोड़ा या तो अभिलंब के दूर जाएगी या फिर अभिलंब के पास आएगी। तो अब थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आगे देखो, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम यानी थोड़ा हवा हल्का माध्यम, ठीक है, और सघन यानी जिसमें एटम पास पास हो, सघन माध्यम, ठीक है, यानी थोड़ा भारी माध्यम, उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम की ओर गति करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम विरल से देखो, विरल से जैसे विरल से सघन में जा रही है, ठीक है, तो ये अभिलंब है तो इसको पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम में हम अच्छी तरह समझेंगे। देखो एक बार, ये हमारे पास आपतित किरण है, ठीक है, ये है अभिलंब, जो ये इस लाइन को दर्शा रहा है अभिलंब यहां से, ठीक है। इसके बाद ये हो गई अपवर्तक पृष्ठ। ये क्या हो गई? अपवर्तक पृष्ठ। देखो ये अपवर्तक पृष्ठ हो गई और ये है विरल माध्यम, ठीक है, और ये है सघन माध्यम। तो इसके बाद ये आपतित किरण आई, देखो ऐसे ऐसे आई और अभिलंब से पास आ गई। ये जानी तो सीधी चाहिए थी लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, तो इसका मतलब कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। ठीक है, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, ये हो गया। यहां पर ये पॉइंट है आपतन बिंदु, यानी रे जहां से आ रही है तो ये क्या है? आपतन बिंदु, और ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया। अब इसकी थ्योरी देखो एक बार, थ्योरी देखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, कि जब कोई किरण सघन माध्यम से यानी हार्ड माध्यम से पतले माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, यह अपवर्तन की घटना है। तो इसको दर्शाएंगे तो देखो, इस पॉइंट को यदि डायग्राम से दर्शाएं तो ये हो गया हमारे पास आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गई सघन माध्यम। सघन माध्यम में डॉट 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 डॉट, इसको सघन माध्यम से जैसे कोई भी यहाँ पर जल ले सकते हैं हम, और ये माध्यम विरल माध्यम हवा ले सकते हैं। तो जब सघन माध्यम से ये हो गई आपतित किरण, ये आ गई आपतित किरण, ठीक है, ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो आनी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये आनी तो ऐसे चाहिए थी सीधा की सीधी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई, ये अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, तो यहां से बना कोण क्या हो गया? अपवर्त आपतन कोण क्या हो गया? आई, और अपवर्तन कोण आर हो गया। यह अपवर्तन कोण है और ये है आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, ये हो गया विरल माध्यम। तो इस दो पॉइंटों को अच्छी तरह समझी कि सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल विरल से यदि सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। दोनों पॉइंट क्लियर? यस। अब चलो अपवर्तन के नियम समझते हैं, क्या होता है अपवर्तन के नियम। पहला नियम देखो, हेडिंग डाल लेंगे अपवर्तन के नियम। पहला पॉइंट देखो, प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण अभिलंब व अपवर्तित किरण
तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा देखो, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखो इसको समझेंगे, यानी कि दूसरे माध्यम का तो अपवर्तनांक होगा और पहले माध्यम के सापेक्ष यानी दूसरे माध्यम का, ये थोड़ा ध्यान रखना है, μ/1। तो इसका मतलब क्या है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे देखो 1μ2, ठीक है। μ/1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इसके बेस में लगाकर, ठीक है, पहले लिखकर। यहां तक समझ में आया? ओके। और इसकी वैल्यू क्या होगी? आपतन कोण की ज्या sin i और अपवर्तन कोण की ज्या sin r, ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम अपवर्तन का। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो μ/1 क्या है? μ2/μ1। इसको इस प्रकार लिखेंगे तो देखो, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, μ/1 को क्या कहते हैं? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो, ये हो गया, ठीक है, μ/1। अब देखो माध्यम का अपवर्तनांक, इसे किसे कहते हैं? इसे म्यू से डिनोट करते हैं। सर्वप्रथम किसे डिनोट करते हैं? म्यू से। और देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो भाई, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, ठीक है। और ये वेग हो गया माध्यम का, तो इन दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक, जिससे किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो इसे क्या कहेंगे? देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। यहां तक समझ में आए? ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो, μ/1 क्या है? पहले माध्यम के प्रकाश का वेग अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये लिखेंगे, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग लिखेंगे v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या लिखेंगे? v2। देखो इसको एक बार समझेंगे, तो देखो इसको समझेंगे एक बार। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग यदि v2, ठीक है। ये कब प्राप्त होगा? देखो पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? μ2 और पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? μ1। तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहां पर, देखो मैं यहां पर इस टर्म को लिख देता हूं, μ2/μ1। यहां तक समझ में आया? अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, देखो c/v2 और अपॉन नीचे क्या लिखेंगे? तो इसे उल्टी टर्म हो जाएगी, तो v1/c, c से c कैंसिल आउट, v/v2। ये आ गया पहले माध्यम का प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v1/v2। इसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर μ/1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में 3 केस होंगे, क्या क्या होंगे देखिए। पहला देखिए, जब μ/1 > 1, जब ये कंडीशन हो, यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखो पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी μ/1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष की वैल्यू जब ज्यादा होगी 1 से, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होगा। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होगा, अतः प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गति करेगी। ये क्यों होगा? देखिए μ/1 बराबर होते हैं μ2/μ1, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी 1 से ज्यादा, तो इसका अपवर्तनांक होगा ज्यादा
μ1 से। यह कंडीशन निकल के आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि देखो प्रकाश किरण विरल माध्यम से, यानी दूसरा माध्यम ज्यादा है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है पहले से, तो पहला कौन सा होगा, विरल होगा, और दूसरा कौन सा होगा, सघन माध्यम की ओर गति करेगी। आया समझ में? ओके। इसके बाद दूसरा देखो μ21, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष यदि उसकी वैल्यू 1 से कम हो, क्या हो, 1 से कम हो, तो आपतन कोण की वैल्यू कम होगी अपवर्तन कोण से। ठीक है, अतः प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ये क्यों होगा, देखिए μ21 की वैल्यू होती है μ2 अपॉन μ1, ठीक है, लेस देन 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो μ2 लेस देन μ1, यानी पहला माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, ज्यादा होगा तो वो माध्यम कौन सा होता है, सघन माध्यम होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। समझ में आया? दैट इज क्लियर? ओके। तीसरा पॉइंट देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल यानी स्पीड, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ एवं तीव्रता इंटेंसिटी परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, जबकि आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, यानी आवर्ती में कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गई अपवर्तन की कंप्लीट बातें। अब अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, यानी कि अपवर्तन होता है तो हमारी प्रकृति में कुछ घटनाएं होती हैं जिसे हम फिजिक्स से ही तो हल कर सकते हैं। इसलिए अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं की यहाँ पर व्याख्या करेंगे, तो उसमें हेडिंग डाल लेंगे। उसमें पहली घटना है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। आखिर रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं, ये किससे होता है? अपवर्तन की घटना से होता है। तो इसको लिखेंगे, देखो डीप में हर सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो ये हो गई हेडिंग। अब देखो, रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। किसकी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। जब हम पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल की विभिन्न परतें सघन से विरल होती जाती है, यानी कि जब पहले तो कहीं हार्ड आ जाएंगी, कहीं विरल यानी हवा आ जाएगी, फिर कहीं पानी का धुंध यानी कि पानी की बूंदे नमी की मात्रा आ जाएगी, और फिर विरल माध्यम आ जाएगा। तो यानी कि विभिन्न परतें होती हैं, सघन विरल। ठीक है, अर्थात जब तारों से आने वाली प्रकाश किरण विभिन्न वायुमंडलों से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी कि जब प्रकाश से कोई किरण आ रही है, वायुमंडल से होकर आ रही है, कभी सघन कभी विरल, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, तो इनका प्रत्येक वायुमंडल में अपवर्तन होता है, यानी हर वायुमंडल में इनका क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो देखो अपवर्तन होता है। अतः तारों से आने वाली प्रकाश किरण बार बार अपवर्तन होने के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जब इनका बार बार अपवर्तन होता है ना, तो कभी सघन से विरल में जाएंगे, कभी विरल से सघन में, अर्थात कभी अभिलंब के पास जाएंगी, कभी अभिलंब से दूर हटेंगी। तो इसलिए रात्रि में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये अपवर्तन की पहली घटना है। अब चलते हैं दूसरी घटना पर। दूसरी घटना है सूर्य उदय व सूर्यास्त की घटना, यानी कि सूर्य उदय होता है तो उससे पहले 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है, जबकि सूर्यास्त यानी सूर्य जब छिपता है तो उससे भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। यह घटना क्यों होती है? तो ये फिजिक्स से हम समझाएंगे। यह घटना अपवर्तन के कारण होती है, और किस प्रकार होती है ये हम नीचे समझेंगे। देखो हेडिंग डाल लेंगे, सूर्यास्त व सूर्य उदय की घटना। सूर्य उदय वास्तविक सूर्य उदय से पहले तथा सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से बाद में होने वाली घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। हमने पहले बता चुके हैं कि यह घटना क्यों होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आगे देखो, जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो वे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। इसको समझेंगे कि जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं
तो वे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण सूर्य उदय के समय में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण प्रेक्षक को आभासी सूर्योदय दिखाई देता है। यानी कि ये जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इससे जो हम देखते हैं ना उसको, सूर्य को, तो हमें आभासी यानी कि महसूस होता है, एक्चुअल सूर्य उदय नहीं होता है उस टाइम में, हमें सिर्फ महसूस होता है। आगे देखो, अर्थात जब प्रकाश किरण सूर्य से चलकर पृथ्वी तक पहुंचती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने से अपवर्तन पृष्ठ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण देखो, जिसके कारण सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्योदय हो जाता है, और इसी प्रकार सूर्यास्त भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। तो आई होप ये समझे होंगे। देखो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य को अच्छी तरह बनाएंगे, सूर्य भगवान है, देखो ये हो गया, ये होगा SUN, सन यानी सूर्य, और ये होगी पृथ्वी। ठीक है, तो ये बाहर है वायुमंडल, ये बाहर क्या है, वायुमंडल। तो जब सघन से विरल में जाएंगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कांच की स्लेब या पट्टिका द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। देखो, कांच की स्लेब या पट्टिका द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसको समझेंगे आराम से। जब किसी प्रकाश किरण का कांच की स्लेब द्वारा अपवर्तन होता है तो आपतित किरण व निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तथा आपतन कोण I व निर्गत कोण R, निर्गत कोण क्या लेंगे, R, बराबर होते हैं। आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखो किस प्रकार होगी, डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे पास कोई स्लैब है कांच की, ठीक है, सर्वप्रथम तो इसके बाद में यह कोई आपतित किरण आ रही है, यह कोई आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण P मान लो, ठीक है, ये है हमारे पास अभिलंब। तो आपतन कोण क्या है यहाँ पर, I, ठीक है, और ये हो गया I1 मान ले इसे, और ये हो गया अपवर्तन कोण R, ठीक है। देखो एक सेकेंड, अब ये तो सीधी जानी चाहिए, लेकिन देखो ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब मुड़ गई। अब इसके बाद देखो, विरल से सघन में आई, मुड़ गई। अब विरल से, जब विरल से देखो ये है सघन और ये है विरल, सॉरी ये है विरल माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम। तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये हो गया अभिलंब, यहां से आपतन कोण की तरह होगा I2 होगा, और यहां लेंगे निर्गत कोण E। तो इससे ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच में जो ये दूरी है इसको क्या कहते हैं हम, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन। ठीक है, 3 एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखेंगे समझेंगे इसको। देखो सभी हेडिंग डाल लेंगे। सर्वप्रथम तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए समझेंगे, इसको समझेंगे। देखो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में की ओर प्रवेश करती हुई
प्रकाश किरण जब अपवर्तक पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, इन क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश का अपवर्तन के स्थान पर उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो, ये कोई माध्यम है, ये डॉट डॉट डॉट, ये कोई माध्यम है, इसको बनाएंगे पहले, डॉट 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 टीचू डॉट डॉट, ये बना दिया हमने, ठीक है। ये कोई माध्यम है, ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है जहां से अपवर्तन होगा, ठीक है। देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अब ये आपतित किरण आई, ये आपतित किरण आई हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गई आपतित किरण जब क्रांतिक कोण, जब आपतन कोण आई सी से ज्यादा हो आई, इन क्रांतिक कोण से ज्यादा हो आपतन कोण, तो इसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को कंप्लीट को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ओके। तो अपवर्तन यहां पर क्या होगा? देखिए, थीटा बराबर 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अपवर्तन तभी होगा जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। यह हो गया यहां पर अभिलंब, यह अभिलंब है। तो यहां पर आपतन कोण आई ज्यादा है IC क्रांतिक कोण से, ओके। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये घटना को हमने दर्शा दिया है। इसके बाद देखो, क्रांतिक कोण IC, क्रांतिक कोण IC, तो इसमें देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हुई आपतित किरण का अपवर्तन पृष्ठ पर वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ के समांतर स्थित हो जाती, इस घटना को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहलाता है। दोबारा समझेंगे, जब I बराबर IC तथा जो परावर्तन कोण है ना, अपवर्तन कोण, वो क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। तो इस प्रकार अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ के समांतर हो जाती है और इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके बाद देखो, दूसरा माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? μ/1, जो हमने पहले पढ़ा था वो सेम है। साइन IC बराबर स्नेल के नियम से साइन 90 डिग्री। आपतन कोण गया यहाँ पर कितना है? IC। आपतन कोण यहाँ पर है IC और अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तन कोण क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर सीधी आ जाएगी साइन IC, इसकी वैल्यू μ/1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। यहां तक आ गया? ओके। इसके बाद देखो, तथा पहला माध्यम कौन सा? सघन माध्यम का दूसरे माध्यम विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन, ये जस्ट उल्टा होगा। वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो वो था μ/1, ठीक है। अब ये जस्ट उल्टा है, पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहले माध्यम लेंगे तो μ/2, ठीक है। ये जस्ट विपरीत होता है μ/1, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। इसके बाद बराबर 1/μ/1 की वैल्यू कितनी है? साइन IC, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्त भी होंगी जिनके हिसाब से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। वो क्या शर्तें हैं? देखो, पहली है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। इन पहली कंडीशन तो ये परफेक्ट होनी चाहिए
कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करनी चाहिए। पहली घटना तो ये हो रही। दूसरी देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा आपतन कोण, यह तो हो गई कंडीशन। और दूसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। उसमें पहली घटना है मरीचिकी का। मरीचिकी क्या क्या होती है वो देखिए दोस्तों। जब गर्मियों में, जब रेगिस्तान में हम मिट्टी को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पानी भरा हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन को डिनोट करती है। तो इसके लिए हम मरीचिका को डीप में अध्ययन करते हैं। देखो, रेगिस्तान क्षेत्रों में विचरण करने वाले लोगों को गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय यानी जल भरा हुआ दिखाई देता है, परंतु उसके पास जाने पर वह जलाशय उपस्थित नहीं रहता है। यानी कि बाहर से जब रेगिस्तान में देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये जल से भरा हुआ हो, लेकिन जब पास जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि वहां कोई जल नहीं रहता। तो देखो, तो आंखों के जलाशय के प्रति का ये भ्रम मरीचिका कहलाता है। क्या कहलाता है? मरीचिका कहलाता है। मरीचिका की घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। यानी जो ये मरीचिका की घटना होती है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आगे देखो, गर्मियों के दिनों में पृथ्वी की रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है। अर्थात ये घटना क्यों होती है उसके बारे में बात करेंगे कि जो गर्मियों के दिन में पृथ्वी की रेत है ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण रेत के पास वाली वायु का घनत्व कम हो जाता है। यानी कि घनत्व क्या होता है कि एकांक आयतन में उपस्थित मॉलिक्यूल यानी कि कितना वायु है उस वायु की मात्रा कम हो जाती है, यानी घनत्व की वैल्यू कम हो जाती है, तथा इसके ऊपर वाली परतों का घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन ऊपर वाली परतें तो क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी नमी पाई जाती है, तो वो उनमें क्या होता है घनत्व की वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहती है। तो इसके बाद जब किसी ऊंचाई से अधिक अर्थात किसी पेड़ के सिरे से प्रकाश किरण जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। यानी क्योंकि पृथ्वी के पास पास वाली वायु में क्या होता है घनत्व कम होता है, तो इसलिए जब हम ऊपर से कोई पेड़ की छाया आती है तो विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। देखो करती है, तथा यह प्रकाश किरण पृथ्वी की सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण का आपतित होती है। यानी जो आपतित कोण होता है इसमें वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिससे इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जिससे इस किरण का क्या हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की आंखों में पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जिसके कारण जो व्यक्ति उस पेड़ को देखता है दूर से तो पेड़ ऐसे लगता है जैसे उल्टा हो, अर्थात नीचे पानी में दिख रहा हो। यह प्रतिबिंब व्यक्ति को इस प्रकार दिखाई देता है जैसा कि जलाशय में पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो आंखों का यह भ्रम क्या कहलाता है मरीचिका कहलाता है। क्या कहलाता है मरीचिका कहलाता है। एक बार देखो, सॉरी देखो इसको डायग्राम से समझेंगे कि ये आपतित किरण आ रही है कोई पेड़ से, जैसे ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है टीचू 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 टीचू, इसमें कोई ये टहनियाँ है इस प्रकार मान सकते हैं।
यहां से कोई किरण आई, जैसे इस प्रकार आई, ठीक है, अब रिफ्लेक्शन होकर इस प्रकार से चली गई परावर्तित, तो इसमें जो आपतन कोण का मान आई है वो ज्यादा है आई सी से। यहां तक समझ में आए? ओके। तो इसके बाद देखो, देखो जिसमें इसमें जो पेड़ दिख रहा है हमें वो जस्ट विपरीत दिखेगा, अर्थात उल्टा। ये पेड़ दिख रहा है, ये उल्टा, इसको मैं डैश डैश से दर्शा देता हूं, तो ये हो गया उल्टा। ठीक है भाई, ये हो गया उल्टा। अब इसमें जो ये टहनी है इस प्रकार डिनोट करेंगे क्योंकि उल्टा हो गया। ठीक है, ये हो गया मरीचिका की घटना। आया समझ में? ओके। अब इसके बाद में दूसरा लेते हैं, हीरे का चमकना। वो क्यों होता है देखो, दूसरी घटना है हीरे का चमकना। हेडिंग डाल लेंगे सभी, हीरे का चमकना। ठीक है, इसमें देखो, हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कैसे चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान 2.42 तथा क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री होता है। जब कोई प्रकाश किरण हीरे के पृष्ठ पर आपतित होती है तो हीरे की बनावट के कारण आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होता है। यानी कि जब हीरे की बनावट हम करते हैं तो उसमें इस प्रकार करते हैं कि जो आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण IC से ज्यादा होता है, जिससे प्रकाश किरण का हीरे के अंदर बार बार परावर्तन होता है। क्या होता है? बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसके कारण हीरा चमकता है। तो ये हो गया हीरे का चमकना। दो इसके एग्जाम्पल हो गए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, अब तीसरा देखो, गोले पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये पूरा डेरिवेशन है, बहुत बार आ चुका है, थोड़ा मोस्ट है तो मोस्ट लगा लेंगे। गोले पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, सर्वप्रथम डायग्राम को एक बार समझ लेंगे, फिर उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास अपवर्तक पृष्ठ है, ये कोई गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, अब इसमें यहां से कोई बिंब है, यहां से किरण आई और सीधा आई से यहां पर जाके प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसके बाद देखो, इसके बाद यहां से देखो, ये हो गया, अभिलंब डाल देते हैं इस पर MN। अब ये यहां से कोई किरण आई तो आपतन कोण इस यहां से वक्रता केंद्र से जाएगी, ऐसे जाएगी। आपतन कोण की वैल्यू कितनी है? I है, और M कोई पॉइंट है, दर्पण है M1 से M2 दर्पण की वैल्यू। ठीक है, और ये वक्रता केंद्र से किरण जा रही है यहाँ पर वक्रता केंद्र से। ठीक है, आपतन अपवर्तन कोण क्या होगा? R होगा। ये प्रतिबिंब I पर प्राप्त होगा, ये होगा फोकस पॉइंट F, ये दर्पण है। ठीक है, ये भी अपवर्तन, यहां कोण अल्फा मान लेंगे, चलो अल्फा। अब यहां से बिंब की दूरी तो -u होगी, प्रतिबिंब से फोकस दूरी होगी यहां से वक्रता केंद्र की +r, और बिंब की दूरी होगी +v, ये होगी I तक, यहां तक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब इसकी देखो थ्योरी पढ़ेंगे तो किस प्रकार पढ़ेंगे देखो, अब इसकी थ्योरी लिखेंगे, देखो एक बार। माना एक अपवर्तक पृष्ठ M1 M2 है, कि माना कि एक अपवर्तक पृष्ठ M1 M2 है, जिसके बाईं ओर पहला माध्यम विरल
तथा दाईं ओर दूसरा माध्यम सघन माध्यम है। दूसरा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है, जिसके अपवर्तनांक क्रमशः इसका तो है μ1 और दूसरे का है μ2। बिंदु O क्या है? ये बिंदु O है। बिंदु O पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। यानी बिंदु O पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब I पर स्थित होता है तथा बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब क्या है? MN है। ये क्या है? लंब है, MN। ओके, अब इसके बाद देखो, ये डायग्राम थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए मैं सेकंड जो इसका अगला पन्ना था इसमें ही जोड़ दिया हूं। अब इसको समझेंगे। देखो, स्नेल का नेम, स्नेल के नेम से साइन आई आपतन कोण की जा अपॉन अपवर्तन कोण की जा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1। पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 और पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 लेंगे। अल्प कोण के लिए, अल्प कोण के साइन आई की वैल्यू आई के बराबर होगी और साइन आर की वैल्यू आर के बराबर होगा। यहां तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो, तो साइन आई की वैल्यू आई रख देंगे और साइन आर की वैल्यू आर रख देंगे, μ2 अपॉन μ1। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर वज्र गुणा करेंगे दोनों से, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर आई μ1 बराबर आर μ2, इक्वेशन हो जाएगी 1। चूंकि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सामने वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अतः त्रिभुज ले लेंगे OMC। OMC क्या है? देखो डायग्राम में देखेंगे OMC देखो इसको OMC। ठीक है, ये डायग्राम लेने के बाद इसमें कोण I बराबर होगा अल्फा प्लस आर, इक्वेशन दे देंगे सेकंड, इक्वेशन दे देंगे 2। इसके बाद देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? CMI में R बराबर आ जाएगा R प्लस बीटा। तो ये लेने के बाद देखो, तो इसके बाद में लेंगे ये, यहां पर भाई इसको देखो, ये तो है R, ठीक है, और ये है गामा, ये है गामा। ठीक है, इसको थोड़ी ध्यान से देख लेंगे एक बार। ये हो गई समीकरण 3 नंबर। ठीक है, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो 1 में रखेंगे तो अल्फा प्लस गामा μ1 गामा माइनस बीटा μ2, इक्वेशन 4 नंबर। इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे ONMA, tan अल्फा बराबर MN अपॉन ON, यानी कि लाल बटे का काशी से निकालेंगे तो देखो भाई, लाल बटे के काशी तो लंब अपॉन आधार, लंब की वैल्यू कितनी है? MN है और आधार की वैल्यू कितनी है? ON है। अब इसके बाद में अल्प कोण के लिए, अल्प कोण के लेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा, तब ON बराबर OP, यानी कि अल्पांश लेंगे ना तो जो ON पॉइंट है ना वो OP के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके। इसके बाद अल्फा बराबर ले लेंगे MN अपॉन OP, OP की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस म्यू। ठीक है, इक्वेशन दे देंगे 5। यहां तक समझ में आया? ओके, तो आगे चलते हैं। देखो इसके बाद में देखो समकोण त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज INM से, INM में वही tan बीटा ले लेंगे, tan बीटा में वही लाल बटे कक्का से, लंब अपॉन आधार। अल्प कोण के लिए लेंगे तो tan बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा बराबर, तथा
आई एन बराबर आई पी, आई एन बराबर आई पी ले लेंगे तो बीटा बराबर एन एफ अपॉन आई पी, और आई पी की वैल्यू होगी वी। ठीक है, इक्वेशन होगा 6। इसके बाद समकोण त्रिभुज ले लेंगे सी एन एम में, वो लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लेंगे तो लंब की वैल्यू अपॉन आधार की वैल्यू, लंब की वैल्यू क्या होगी एम एन, आधार की क्या होगी सी एन। ठीक है भाई, अल्प कोण के लेंगे तो tan गामा बराबर गामा, और सी एन बराबर ले लेंगे सी पी, क्योंकि अल्प कोण लेते हैं ना तो एन पॉइंट है ना एम एन, तो उसमें पी पर वैल्यू मान लेते हैं उसकी। ठीक है, तो सी एन बराबर ले लेंगे सी पी। यहां तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो गामा बराबर एम एन अपॉन सी पी, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे आर, इक्वेशन 7। यहां तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो समीकरण 5, 6 और 7 से के मान को समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे तो सभी वैल्यू रखने के बाद इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ना इसकी, तो इसके बाद देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, इसको μ2 से मल्टीप्लाई, इसको μ2 से, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई μ2 अपॉन वी, μ2 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन, इस टर्म को तो इधर ले आए और इस टर्म को इधर लेके आ गए। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन म्यू बराबर 1 अपॉन आर, μ2 अपॉन माइनस μ1। ये हमारे पास गोल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकल के आ गया। बहुत ही मोस्ट सूत्र है, इसको याद कर लेंगे। एग्जाम में यहाँ से थोड़े बहुत डायग्राम पे पूछे जाते हैं तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? दैट इज क्लियर? ओके, तो ये कर लिया हमने, यह गोले पृष्ठ के लिए अपवर्तक सूत्र है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे। तो दोस्तों मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है। देखो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, उसको कंप्लीट की है बात। उसके बाद में हमने किए हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2-3 नियम होते हैं जिसकी हमने बात की है। उसके बाद में हमने अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना, ठीक है, इसकी बात की। सूर्य उदय से तथा वह सूर्यास्त की घटना, इन 2 मिनट पहले सूर्य उदय हो दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। तीसरा हमने किया था, उसके बाद में हमने किया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? इसकी वैल्यू जब क्रांति कोण से ज्यादा होती है तो किरण परावर्तित हो जाती है अपवर्तन की जगह, अर्थात इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बाद में क्रांति कोण क्या होता है, यह भी हमने आसानी से बात कर ली थी। और उसके बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पहली घटना कौन थी? मरीचिका। मरीचिका किसे कहते हैं? रेगिस्तान में पानी सा भरा हुआ दिखाई देता, उसे क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ये कंप्लीट बात कर ली। इसके बाद में हीरे का चमकना, अर्थात हीरा क्यों चमकता है? वो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके बाद में हमने अंत में किया था गोले पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें कंप्लीट सूत्र निकाल लिया हमने, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप 3 से अप्रोक्सीमेट 6 से 7 छोटे छोटे टॉपिकों को आज कवर किए हैं। सभी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई हैं। कोई नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों को शेयर करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।